रूसी पायलट अब यूक्रेन से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। डर पैदा कर दिया गया है और इतिहास रच दिया गया है। 7 जून 2025 को यूक्रेनी सीमा के पास एक रूसी सू-35 सुपर फ्लैंकर लापता हुआ। पायलट को लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, जबकि दूर शिकारी पहले ही उसे निशाना बना चुका था। कुछ मिनट बाद एक AIM 120 C8 AMR AM मिसाइल अचानक कहीं से आई और सू-35 से टकरा गई। शक्तिशाली जेट आग की लपटों में घिर गया। उसकी फ्लेयर्स उसके पीछे छूटती हुई बादलों के बीच नीचे गिरती चली गई। यह वीरता इसलिए है क्योंकि सू-35 F-16 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जो उसका पीछा कर रहा था। F-16 लगभग हर मामले में रूसी जेट से कहीं कम उन्नत है। सू-35 तेज, अधिक हथियार ले जाने और लंबी दूरी उड़ने में सक्षम है। कागजों पर F-16 को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, सिर्फ सू-35 के लिए नहीं बल्कि पूरे युद्ध में। यूक्रेन ने विशालकाय को हराने के लिए जो राज इस्तेमाल किया। उस दिन एक स्वीडिश अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने रूसी Su-35 को 120 से 180 मील दूर ही पकड़ लिया और यूक्रेनी F-16 को पोजीशन में लाने के लिए गाइड करना शुरू कर दिया। और पायलट ने एक शानदार चाल चली। यूक्रेनी पायलट ने रडार पूरी तरह बंद रखा। अगर वह ऑन करता तो सू-35 के रडार रिसीवर को अलर्ट मिल जाता। F-16 पायलट ने बिना संकेत उड़ान भरी, जिससे परफेक्ट हवाई घात लगी। उसने मिसाइल दागी और कुछ सेकंड में सू-35 को निशाना बनाया। यह ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार था जब किसी यूक्रेनी जेट ने हवाई लड़ाई में सू-35 को मार गिराया था। लेकिन जो बात मैंने नहीं बताई वह यह है कि यह घटना रूस का बुरा सपना नहीं है। ऐसा नहीं है। युद्ध में नुकसान सामान्य है, रूस यह जानता है। लेकिन रूस को असली डर तस्वीर के बड़े हिस्से से है, जिसे पश्चिमी देशों ने फाइटर जेट गठबंधन नाम दिया है। डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम ने यूक्रेन को कई F-16 देने का वादा किया है। यह पश्चिमी समर्थन में बड़ा इजाफा था, जिससे यूक्रेन को जरूरी आधुनिक हवाई शक्ति मिली। इन जेट्स को यूक्रेन भेजना आसान नहीं था। सिर्फ विमान सौंपना काफी नहीं था। इसमें महीनों की बातचीत, राजनयिक दबाव और फाइटर जेट कोएलिशन नामक गठबंधन शामिल था। यह देशों का संयुक्त प्रयास था ताकि यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण, विमानों का रखरखाव और F-16 विमानों के हस्तांतरण का समन्वय हो सके। जल्दी जल्दी कराए गए पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद पहला F-16 अगस्त 2024 में यूक्रेन पहुंचा और तब से वे रूसी हवाई अभियानों को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक यूक्रेन का छोटा लेकिन घातक F-16 बेड़ा 80% युद्ध अभियानों का संचालन कर रहा है और इनका हिट रेट 80% से अधिक है। रूसी क्रूज मिसाइलों और ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन के खिलाफ ये जेट रूस के लिए एक बुरा सपना बन गए हैं। ये यूक्रेनी बुनियादी ढांचे की रक्षा और उच्च मूल्य लक्ष्यों का सटीक शिकार कर रहे हैं। यूक्रेन अत्याधुनिक रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने जेट लगातार इधर उधर कर रहा है, मोबाइल सपोर्ट यूनिट्स का उपयोग कर रहा है और रूस की खुफिया एजेंसियों से एक कदम आगे रह रहा है। यह छापामार युद्ध है, लेकिन चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के साथ यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बदलावों में से एक को अंजाम दिया है। आज F-16 रूस को डरा देते हैं, लेकिन कुछ साल पहले यही जेट यूक्रेन के लिए सबसे बुरा सपना थे, लेकिन सिर्फ कूटनीतिक रूप से। इन जेट्स को पाना इतना आसान नहीं था। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत से ही इन जेट्स की मांग की थी। हम 1 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार की गई मांगों की बात कर रहे हैं। 11 जुलाई 2023 को लिथुआनिया के विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन में यह सफलता मिली। डेनमार्क और नीदरलैंड सहित 11 देशों ने इसे संभव करने के लिए समझौता किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे ऐतिहासिक कहा और सच में था भी। यह सिर्फ विमान भेजने की बात नहीं थी, यह यूक्रेन के लिए शुरू से एक आधुनिक टिकाऊ वायु सेना बनाने की बात थी। मुद्दा यह है कि F-16 अमेरिकी जेट है। इन यूरोपीय देशों को F-16 भेजने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी थी। जल्द ही अच्छी खबर मिल गई। अगस्त 2023 में मंजूरी मिलने पर कार्यक्रम को हरी झंडी मिली और 4 देश मुख्य योगदानकर्ता बने। वे ऐसा कर पाए क्योंकि सभी ने नए F-35 फाइटर जेट्स अपना लिए। तो उनके पास F-16 विमान बस पड़े हुए थे, लेकिन इस्तेमाल के लिए तैयार थे। नीदरलैंड्स ने इस पहल का नेतृत्व किया। उन्होंने 24 F-16 देने का वादा कर 3 खेपों में भेजे। पहली खेप अक्टूबर 2024 में, दूसरी फरवरी 2025 में
और आखिरी 6 जेट 26 मई 2025 को वोल्को एयरबेस से रवाना हुए। वे पहले देश थे जिन्होंने 1 साल से भी कम समय में वादा पूरा किया। डेनमार्क ने 19 F-16 देने का वादा किया था। पहला डेनिश जेट 2024 की गर्मियों में आया और फरवरी 2025 तक 12 जेट भेजे गए। लेकिन फिर सबसे बड़ा सरप्राइज आया। बेल्जियम ने 30 F-16 देने का सबसे बड़ा वादा किया। यह किसी भी देश की ओर से सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने मई 2024 में इसे 977 मिलियन यूरो के सैन्य पैकेज के तहत घोषित किया। पहले बेल्जियन जेट्स 2024 में आने थे और डिलीवरी 2028 तक पूरी होनी थी। वे 2 ऑपरेशनल जेट्स भेज रहे हैं, साथ ही 2 अतिरिक्त एयरफ्रेम्स स्पेयर पार्ट्स के लिए भेज रहे हैं, जो फ्लीट को चालू रखने के लिए एक समझदारी भरा कदम है। नॉर्वे ने 6 से 22 विमानों तक देने का वादा किया था। अधिकांश स्रोतों के अनुसार करीब 12 चालू F-16 हैं, जिन्हें नॉर्वेजियन सरकार 2025 के अंत तक ट्रांसफर करना चाहती है। कुल मिलाकर यूक्रेन को 85 F-16 विमान देने का वादा किया गया है, जो 2023 में चर्चा हुए 55-65 विमानों से काफी अधिक है। 85 बड़ा लगा जब तक स्वीडन ने हस्तक्षेप नहीं किया। 22 अक्टूबर 2025 को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टासन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर 150 स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर जेट्स के संभावित सौदे के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल सही, 150। अगर यह सौदा हो जाता है तो यूक्रेन की वायुसेना को जबरदस्त अपग्रेड मिलने वाला है, क्योंकि स्वीडन के स्वदेशी फाइटर जेट्स इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो F-16 के साथ कुछ अजीब था, क्योंकि 85 F-16 एक साथ नहीं बल्कि बैचों में डिलीवर किए गए थे। कल्पना कीजिए अगर यूक्रेन को ये सभी एक साथ मिल जाते, रूस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होता है ना। लेकिन यही तो योजना का हिस्सा था। ये देश F-16 तब तक नहीं भेज सकते थे जब तक उनके F-35 रिप्लेसमेंट नहीं आ जाते। लेकिन दूसरा और ये अहम है, ये धीमा तरीका यूक्रेन की मदद कर रहा था। आप किसी को 85 एडवांस्ड फाइटर जेट्स देकर उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पहले दिन से ही उन्हें चला लेंगे। धीरे धीरे शुरू करने से यूक्रेनी पायलटों और ग्राउंड क्रू को सीखने, गलतियां करने और अपनी रणनीतियां सुधारने का समय मिला। पहले कम संख्या में विमानों के साथ, कम जोखिम और बेहतर प्रशिक्षण के साथ रूस को स्पष्ट संदेश गया कि पश्चिमी समर्थन स्थायी है। यह लंबी प्रतिबद्धता है और ये संख्या बढ़ती रही 55 से 85 विमानों तक, और अब संभवतः उसके ऊपर 150 ग्रिपेन भी। यह दिखाता है कि नाटो पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता मजबूत कर रहा था, और इसके नतीजे दिख रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक F-16 यूक्रेनी वायुसेना के लगभग 80% कॉम्बैट मिशनों में शामिल थे। यह शानदार ऑपरेशनल टेम्पो है और यह 2 बातें दर्शाता है। ये जेट्स भरोसेमंद हैं और यूक्रेनी पायलट इन्हें उड़ाना जानते हैं। तैनाती के बाद उन्होंने 1000 से अधिक रूसी शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलें गिराई हैं। मैं एक खास उदाहरण देता हूँ। 19-20 सितंबर 2025 को रूस ने बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेनी F-16 ने 32 में से 29 रूसी KH-101 क्रूज मिसाइलों को रोक लिया। इनमें से अधिकांश लक्ष्य रोके गए हैं। ये जेट अब यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति हैं। 13 दिसंबर 2024 को रूस ने एक बड़े हमले में करीब 200 ड्रोन और 94 मिसाइलें दागीं। एक यूक्रेनी F-16 पायलट ने एक मिशन में 6 रूसी क्रूज मिसाइलें गिराईं। यूक्रेनी वायुसेना कमान ने इसे F-16 के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि कहा। इस उपलब्धि के लिए फाइटर पायलट ने 2 एयर इंटरसेप्ट मिसाइल, 120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 2 एयर इंटरसेप्ट मिसाइल, 9 साइडवाइंडर मिसाइलें दागीं और 2 लक्ष्य गिराए। F-16 की 20 मिमी तोप के सिवा कुछ न इस्तेमाल कर 650 किमी प्रति घंटे, करीब 400 मील प्रति घंटा दिन से उड़ते हुए। यह पागलपन था, क्योंकि F-16 के इतिहास में तोप से क्रूज मिसाइलों को मार गिराना पहले कभी नहीं हुआ था। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहार्ट ने कहा। उनका कहना है कि यहाँ तक कि अमेरिकियों को भी यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया। कुछ लोगों ने इस पर शक जताया और कहा कि यह सिर्फ किस्मत थी। कुछ लोगों के लिए यूक्रेनियों ने रहस्य सुलझा लिया था और 1 साल बाद शक भी खत्म हो गया। पहले रूसी विमान यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के पास आसानी से उड़ते थे, अब नहीं। याद है जून 2025 में F-35 को गिराया गया था। 7 जुलाई 2025 को वह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई थी। यह घटना कुर्स्क क्षेत्र की रूसी सीमा के पास स्थानीय समय पर हुई थी। यूक्रेनी F-16M डच वेरिएंट्स में से एक ने रूसी Su-35 सुपर फ्लैंकर का सामना किया,
जो शायद लिपित्स्क एयरबेस से था। अब सुपेतावेस मजाक नहीं है, यह रूस का टॉप चौथी पीढ़ी का प्लस फाइटर है जिसमें आधुनिक रडार, एडवांस्ड सेंसर, हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम और जबरदस्त फायर पावर है। इसे मार गिराना बहुत बड़ी बात है। पूरे युद्ध में यह सिर्फ 9वां Su-33 था जो खोया गया। पहले गिराए गए विमान यूक्रेनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से थे, एयर टू एयर कॉम्बैट से नहीं। लेकिन F-16 के पास एक सुपर पावर थी। उसकी ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि वो आंखें थीं जो और कोई नहीं देख सका। इसे स्वीडिश साहब 340 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसका काम उबाऊ है, ये हथियार नहीं चला सकता या रोमांचक करतब नहीं करता, लेकिन एक चीज है जो इसे गेम चेंजर बना देती है। इसका IRII रडार 280 मील दूर तक टारगेट्स देख सकता है। इसने रूसी Su-35 को 120-180 मील दूर पकड़ लिया और यूक्रेनी F-16 को पोजीशन में गाइड किया। अब पायलट की बारी थी। उसने समझदारी से अपना रडार पूरी तरह बंद रखा। F-16 के APG-66 रडार की रेंज करीब 90 मील थी, लेकिन चालू होने पर Su-35 के L-150-35 पास्टेल सिस्टम को अलर्ट मिल जाता। इसीलिए F-16 बिना रडार के उड़ रहा था, जिससे एक बेहतरीन हवाई घात लगाई जा सकी। रूसी पायलट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह शिकार बन रहा है। 31 मील की दूरी पर यूक्रेनी पायलट ने एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 C-8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागी। मिसाइल ने F-16 सिस्टम से मिड कोर्स अपडेट लिया और अंतिम 12 मील में खुद का रडार सीकर इस्तेमाल किया। पूरी उड़ान सिर्फ 36 सेकंड में माक 4 की स्पीड से हुई। Su-35 को निशाना बनाया गया और रूसी पायलट ने कोडोनोवो, रूस के पास सुरक्षित इजेक्ट किया, जो यूक्रेन सीमा से 10 मील दूर है। रूसी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने उससे बरामद किया। यह किस्मत ही नहीं, आधुनिक हवाई युद्ध का आदर्श उदाहरण था। उन्नत नाटो उपकरण, समन्वित चेतावनी और अनुशासित रणनीति पूरी तरह एक साथ आईं। इसने दिखाया कि यूक्रेनी पायलट सिर्फ इन F-16 विमानों को उड़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि वे इन्हें पूरी तरह से अपना भी रहे हैं। लेकिन रूस ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की। रूस ने शुरू में दावा किया कि यूक्रेन का पैट्रियट मिसाइल इसके लिए जिम्मेदार था। इससे पता चलता है कि यह नुकसान उनके लिए कितना संवेदनशील था। सबूत एयर टू एयर किल की ओर इशारा करते हैं, जो तकनीकी उपलब्धि और मनोवैज्ञानिक झटका है। यह साबित करता है कि सही समर्थन के साथ यूक्रेनी F-16 रूस के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इस घटना ने एक संदेश दिया। अब रूसी लड़ाकू विमान असुरक्षित हैं। जब यूक्रेनी F-16 को सही प्रारंभिक चेतावनी समर्थन मिलता है, रूसी मिशन योजनाकार अब एक बिल्कुल नए स्तर की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन ने निस्संदेह कई जीतें हासिल की हैं, लेकिन कोई भी बिना घाव के नहीं आई। कुछ घाव ऐसे हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। अब चलिए ईमानदार रहें, इन जीतों की भी कीमत चुकानी पड़ी है। जून 2025 तक यूक्रेन ने 4 F-16 गंवाए और 3 पायलट मारे गए। 26 अगस्त 2024 को रूसी मिसाइल हमले में पायलट ओलेक्सी मेस की मौत हो गई थी। 12 अप्रैल 2025 को दूसरा F-16 रूसी S-400 या R-37 मिसाइल से गिरा। पायलट पावलोव इवानोव की मौत हुई। तीसरा नुकसान 16 मई 2025 को ऑन बोर्ड आपातकाल से हुआ। शुक्र है पायलट मौजूद था। 29 जून 2025 को यूक्रेन ने चौथा F-16 खोया। इस मिशन की खासियत थी, पायलट ने जेट गिरने से पहले 7 टारगेट्स मार गिराए और देश की रक्षा में शहीद हो गया। इन नुकसानों के बावजूद इन जेट्स का प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। 28-29 जून 2025 को रूस के सबसे बड़े हमलों में रूस ने पूरी ताकत झोंकी। कुल 537 ड्रोन और मिसाइलों में से यूक्रेनी F-16 पायलटों ने कई लक्ष्यों को गिराया और वायु रक्षा ने 475 खतरों को निष्क्रिय किया। यह 88% इंटरसेप्शन दर है और यूक्रेन धीमा नहीं हो रहा है। नवंबर 2024 तक 200 यूक्रेनी पायलटों ने यूके स्थित रॉयल एयर फोर्स एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्नातक किया था। यह तो F-16 तैयारी का सिर्फ पहला चरण है। अक्टूबर 2024 तक 12 पायलटों ने F-16 प्रशिक्षण पूरा किया, जिनमें 11 युद्ध मिशनों में सक्रिय थे और पायलट प्रशिक्षण में हैं, जिससे यूक्रेन का F-16 बेड़ा और मजबूत होगा। इस अफरा तफरी में लगता है रूस ने F-16 विमानों को नष्ट करने का मौका खो दिया। रूस मौके की तलाश में न था, पर यूक्रेन ने उन्हें असली मौका नहीं दिया और रचनात्मकता दिखाई। यूक्रेन को शुरू से पता था कि रूस एयरफील्ड्स पर मिसाइलें दागेगा, तो जब आपके बेस खतरे में हो तो F-16 कैसे चालू रखें।
क्या बस रचनात्मक बने? जुलाई 2025 में यूक्रेन ने मोबाइल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स विकसित किया, जिसे कमबैक अलाइव चैरिटी फाउंडेशन और यूक्रेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने फंड किया। ये सामान्य मेंटेनेंस सुविधाएं नहीं, बल्कि मोबाइल तकनीकी हब्स हैं जो एयरक्राफ्ट और हथियारों की सर्विसिंग कहीं भी कर सकते हैं। साथ ही मिशन प्लानिंग कॉम्प्लेक्स भी साथ चलता है। दिलचस्प यह है कि ये सिस्टम यूक्रेन में सिर्फ 3 विशेषज्ञों से F-16 को हथियार बंद कर सकता है, जबकि सामान्यतः 10-12 लोग लगते हैं। उन्होंने हथियार जोड़ने का समय 50% तक घटा दिया है। इसका मतलब है कि F-16 अस्थायी हवाई पट्टियों से भी उड़ सकते हैं, जिससे रूस के लिए उन्हें मिसाइल से निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ये जेट सिर्फ बचाव में नहीं रहते, हर कदम रणनीति से बिना गलती के उठाते हैं। यहाँ तक कि किस्मत और समय भी उनके साथ था, क्योंकि इनके बिना कहानी बहुत अलग तरीके से खत्म हो सकती थी। सफलता के पीछे ज्यादातर लोग किस्मत को भूल जाते हैं। इसने अहम भूमिका निभाई। अगर यूक्रेन को समय पर जेट न मिलते तो हालात अलग हो सकते थे। F-16 के आने से पहले यूक्रेनी वायुसेना की स्थिति बहुत खराब थी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही सोवियत युग के MiG-29 और Su-27 उड़ा रहा था। बुजुर्ग हो चुके विमानों में बहादुर पायलट। 1991 में यूक्रेन को स्वतंत्रता के साथ 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमानों वाली दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक मिली थी। यह अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, जो सिर्फ अमेरिका और रूस के पीछे है। हम रणनीतिक बमवर्षकों, लड़ाकू और हमला विमानों समेत पूरे सोवियत शस्त्रागार की बात कर रहे हैं। फिर आया जिसे लोग शांति लाभ कहते हैं। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भरोसा किया और लगा कि ज्यादा सैन्य शक्ति जरूरी नहीं। 1996 से 1999 के बीच उन्होंने 29 रणनीतिक बमवर्षक, 10 Tu-160-19, Tu-90 5MS और 487 क्रूज मिसाइलें नष्ट की। 1999-2001 में विवादास्पद समझौते के तहत यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160, 3 Tu-95MS बमवर्षक और 581 क्रूज मिसाइलें दी, सिर्फ $285 मिलियन की प्राकृतिक गैस की देनदारी चुकाने के लिए। अब पीछे मुड़कर देखें तो वह फैसला बेहद दूरदर्शिता की कमी वाला लगता है। 24 फरवरी 2022 को रूस के पूर्ण आक्रमण के समय यूक्रेन की वायुसेना काफी सिमट गई थी। फ्लाइट ग्लोबल के अनुसार यूक्रेन के पास करीब 98 से 128 विमान थे, लेकिन असली बात ये है, इनमें से केवल लगभग 56 विमान ही वास्तव में चालू हालत में थे। बाकी विमान या तो जमीन पर थे, संग्रहित थे, या फंडिंग की कमी से मरम्मत महंगी थी। अब देखिए फाइटर जेट्स के लिए क्या था। 43 MiG-29 फुलक्रम ट्विन इंजन फाइटर जेट्स, जिन्हें 1970 के दशक में सोवियत संघ ने F-16 के जवाब में डिजाइन किया था, और 26 सुखोई 27 फ्लैंकर भारी लंबी दूरी के एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट्स, जिन्हें अमेरिका के F-15 और F-14 का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। हमले और बमबारी के लिए वहां 12 सुखोई 24 फेंसर सुपरसोनिक टैक्टिकल बॉम्बर थे, जिनमें वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं और वे मिसाइल व बम हमलों के लिए डिजाइन हैं। 17 सुखोई 25 फ्रॉकफुट्स सोवियत संघ के A-10 थंडरबोल्ट जैसे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए बने हैं। यूक्रेन खुद का बचाव इन्हीं पुराने सोवियत युग के जेट्स से कर रहा था, जिनमें से कई तो उड़ने लायक भी नहीं थे, और उन्हें रूस की आधुनिक वायु शक्ति का सामना करना पड़ रहा था। कोई हैरानी नहीं कि F-16 गेम चेंजर बन गए। यूक्रेन को F-16M सिंगल सीटर और F-16BM 2 सीटर जेट्स मिले हैं। ये बिल्कुल नए तो नहीं, लेकिन बड़े मिडलाइफ अपडेट के बाद मानक स्तर पर आ गए हैं। ये अमेरिकी वायुसेना के 2000 के दशक के ब्लॉक 50-52 F-16 जेट्स जैसे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव रडार था। एक यूक्रेनी Su-27 पायलट ने कहा था कि लड़ाई में वह खुद को अंधा महसूस करता था। रूसी जेट्स अपने रडार से ज्यादा दूर देख सकते थे, लेकिन F-16 का AN/APG 66 रडार ने अंतर कम किया। अब यूक्रेनी पायलट वास्तव में देख सकते हैं कि वे किसका सामना कर रहे हैं, लेकिन असली बदलाव उन हथियारों में है जो ये जेट्स लेकर उड़ते हैं। एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सबसे अहम अपग्रेड है। यह एक सक्रिय रडार निर्देशित मिसाइल है जो दृश्य सीमा से बाहर भी मार सकती है। यूक्रेन को एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120C वेरिएंट मिला, जिसमें छोटी फिन्स और बेहतर मार्गदर्शन प्रणाली है। यह मिसाइल रूस की R-37M लंबी दूरी की मिसाइल का जवाब है, जिसे Su-35 जैसे रूसी जेट सुरक्षित दूरी से हमला करने में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब उन रूसी फाइटर्स को और पीछे रहना पड़ता है।
जिससे एक नो गो जोन बन जाता है जो उनकी पूरी एयर स्ट्रेटेजी को जटिल बना देता है। करीब की लड़ाई के लिए AIM-9X साइडवाइंडर जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम से जुड़ा है। यह कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। एक पायलट सिर्फ देखकर ही टारगेट को लॉक कर सकता है, भले ही वह विमान के सामने ना हो। यह मूविंग क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने के लिए उपयुक्त है। F-16 सिर्फ एयर डिफेंस नहीं बल्कि मल्टी रोल फाइटर भी है। यह एयर टू ग्राउंड मिसाइल 88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल से रूसी रडार सिस्टम नष्ट करता है। यूक्रेन के मिकोयान गुरेविच 29 के जुगाड़ू सेटअप की तुलना में F-16 ने हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल की पूरी क्षमता खोली, जिससे वह रूसी एयर डिफेंस रडार को ज्यादा प्रभावी ढंग से ढूंढ सकी। इसके अलावा गाइडेड बॉम्ब यूनिट 29 स्मॉल डायमीटर बम भी है। एक F-16 250 पाउंड सटीक ग्लाइड बम ले सकता है, जिससे वह दूर से कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम गाइडेड बम, जिनके पंख होते हैं, 45 मील से दूर लक्ष्यों को मार सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक एयर स्पेस में काम करने का मतलब है कि आपको कड़ी सुरक्षा चाहिए। यूक्रेन के F-16 सेंटर लाइन पर ANALQ 131 जैमिंग पॉड लेते हैं, जो रडार गाइडेड मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए धोखाधड़ी सिग्नल भेजता है। डेनमार्क के F-16 एक खास चीज के साथ आए, जिसे टेरमा पाइलोन इंटीग्रेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम प्लस पाइलोन कहा जाता है। ये हथियार स्टेशन सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिनमें मिसाइल वार्निंग सेंसर और चाफ फ्लेयर डिस्पेंसर लगे होते हैं। ये आने वाली मिसाइलों का पता लगाते हैं और अपने आप काउंटर मेजर्स तैनात कर देते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है जो इन जेट्स को घातक बनाती है, बल्कि पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है। रडार, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिलकर यूक्रेनी पायलट अब पुराने सोवियत जेट्स से दुनिया के सबसे सक्षम कॉम्बैट सिस्टम्स तक पहुंच चुके हैं। यह वाकई में एक बड़ा बदलाव है। मार्च 2025 तक यूक्रेनी F-16 ने सटीक बमों से जमीन पर हमले शुरू कर दिए, जिससे उनकी भूमिका हवाई रक्षा से आक्रामक अभियानों तक बढ़ गई। अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। रूस यूक्रेन पर ग्लाइड बमों से हमला कर रहा है। ये फ्रैगमेंटेशन एयर बम हैं, जिन्हें यूनिफाइड मॉड्यूल फॉर प्लानिंग एंड करेक्शन गाइडेंस किट्स के साथ लगाया गया है। मार्च 2024 में रूस ने ऐसे 3000 बम गिराए। ये बम तबाही मचा रहे थे, पर F-16 विमानों ने स्थिति बदल दी। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार अब रूसी पायलट सीमा के पास उड़ने से हिचकिचा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में ग्लाइड बम हमलों में 2024 की गर्मियों की तुलना में लगभग 70% कमी आई है। क्यों? ग्लाइड बमों को मारना मुश्किल है क्योंकि इनकी रडार पर पहचान कम होती है और इनमें हीट सिग्नेचर नहीं होता। F-16 विमान Su-34 और Su-35 बॉम्बर्स के लिए खतरा हैं। अब रूसी पायलटों को दूर से ग्लाइड बम छोड़ने पड़ते हैं, जिससे सटीकता और हिट्स कम हो जाती हैं। F-16 को बम को गिराने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां मौजूदगी से रूसी रणनीति बदलती है और यूक्रेनी जानें बचती हैं। पहले दिन से ही यूक्रेन का मुख्य काम साफ था, और वो है रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकना। हम यहाँ क्लासिक डॉग फाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ऐसा भी हुआ है। F-16 का मुख्य मिशन डिफेंसिव काउंटर एयर है, यानी रूसी क्रूज मिसाइलों जैसे KH-101 और कैलिबर को इंटरसेप्ट करना। साथ ही ईरान डिजाइन शाहिद लूटिंग म्यूनिशन भी हैं, जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों व बुनियादी ढांचे पर दागता है। यह बहुत ही शानदार था। इससे जान और पैसे दोनों की बचत हुई। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। अब सबसे पहले एक F-16 को यूक्रेन के विशाल क्षेत्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे वहां सबसे ज्यादा जरूरत होने पर लचीला हवाई सुरक्षा मिलती है। दूसरा, इससे यूक्रेन के महंगे जमीन आधारित मिसाइलों की बचत होती है। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर लाखों डॉलर का आता है। एक AIM-9 साइडवाइंडर, यह बहुत सस्ता है, और F-16 अपने तोपों का इस्तेमाल करके ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी गिरा सकता है। F-16 अब यूक्रेन के वायु रक्षा में कमियां भरने वाली बार बार इस्तेमाल होने वाली मिसाइल बैटरी बन गया है। आंकड़े दिखाते हैं कि यह कितना जरूरी है। 80% सॉर्टी रेट सिर्फ प्रभावशाली नहीं बल्कि कुछ अहम भी बताता है। F-16 यूक्रेन के पुराने सोवियत जेट्स की जगह ले रहा है। वे पुराने हो चुके MiG-29 और Su-27 युद्ध में नुकसान और स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रहे हैं। F-16 अब यूक्रेनी वायुसेना का मुख्य आधार बन गए हैं। अब यूक्रेन की वायु शक्ति पूरी तरह पश्चिमी समर्थन पर निर्भर है। अब वापसी का रास्ता नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, F-16 का असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि अब रूस पर भी है कि वह क्या नहीं कर सकता। अब हर रूसी हवाई अभियान में ज्यादा जोखिम आंका जाता है। जैसा बताया था,
यूक्रेन सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रूसी एयरफील्ड्स पर हमला भी कर रहा है। मई 2024 में यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइलों से क्रीमिया में 3 रूसी लड़ाकू विमान नष्ट किए जो ग्लाइड बम दागने को तैयार थे। जून में यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर 70 ड्रोन दागे जिससे 3 ग्लाइड बम विमान संभवतः नष्ट हो गए। यह रूस की स्ट्राइक क्षमता है जो उड़ान से पहले ही गिरा दी गई। ईमानदारी से देखें, F-16 ने अकेले युद्ध की दिशा नहीं बदली, लेकिन इसने 3 बड़े रणनीतिक लाभ दिए हैं जो संघर्ष को नया रूप दे रहे हैं। क्रूज मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्शन दरों में बढ़ोतरी ने कई यूक्रेनी जानें बचाई और अहम बुनियादी ढांचे की रक्षा की है। दूसरा, ऐसा प्लेटफॉर्म जो रक्षा और आक्रमण दोनों कर सके, यूक्रेन के कमांडरों को ज्यादा सामरिक लचीलापन देता है। और तीसरा, यह यूक्रेन के भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। नेटो मानक हथियारों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं के साथ F-16 का संचालन करना यूक्रेन के नेटो सदस्यता और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की दिशा में रास्ता तेज कर रहा है। बेड़े का आकार बढ़ रहा है। बेल्जियम ने 2025 के अंत में 30 F-16 देने शुरू किए हैं। नॉर्वे यूक्रेन से वादा किए गए F-16 की संख्या से 2 गुने से भी ज्यादा F-16 ट्रांसफर कर रहा है। और अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 में प्रशिक्षण, रखरखाव और उपकरण के लिए $3,105 मिलियन के अनुरक्षण पैकेज को मंजूरी दी। इसका मतलब है कि यूक्रेन की इन जेट्स को लंबे समय तक उड़ाते रहने की क्षमता अब सुनिश्चित हो गई है। चलिए बात करते हैं रूस को इससे असल में क्या आक्रामक नुकसान हुआ है, न कि रक्षात्मक। 25 सितंबर 2025 को एक रूसी सैन्य ब्लॉगर ने बताया कि जापोरिजिया मोर्चे पर Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया गया और इसका श्रेय यूक्रेनी F-16 को दिया। यह एक मानव चालित रूसी विमान के खिलाफ पहली पुष्टि की गई एयर टू एयर जीत होती। फैक्ट चेकर्स ने जांच की तो F-16 से जुड़े सबूत बेहद कमजोर थे। Su-34 का गिरना तो विश्वसनीय था, पर यूक्रेनी या रूसी अधिकारियों ने नहीं बताया कि वह कैसे गिरा। यह संभव है पर साबित नहीं हुआ। दिलचस्प यह है कि यह अस्पष्टता यूक्रेन के पक्ष में है। अब रूसी पायलटों को हमेशा अनिश्चितता रहती है कि वहां F-16 है या नहीं, क्योंकि वे देख नहीं सकते क्या कोई एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल उनकी तरफ आ रही है। F-16 अपनी मौजूदगी से ही रूसी अभियानों को बाधित कर रहा है, भले ही पुष्टि हत्याएं न हों। सैन्य विश्लेषक इसे मिशन किल कहते हैं। F-16 का मुख्य काम हार्म मिसाइलों से रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना है। अब तक खुले स्रोतों में F-16 द्वारा S-400 को नष्ट करने की स्पष्ट रिपोर्टें नहीं हैं, पर ऐसा होता है। F-16 रूसी रडार ऑपरेटरों को मजबूर कर देते हैं या तो F-16 को ट्रैक करें और हार्म मिसाइल का खतरा लें, या चुप रहें और अपनी वायु रक्षा में अस्थायी खाली जगह छोड़ दें। इसी समय यूक्रेनी ड्रोन या क्रूज मिसाइलें चुपचाप निकलकर अहम लक्ष्यों पर वार करती हैं। F-16 हमेशा आखिरी वार नहीं करता, यह दूसरों पर हमला करने की स्थिति बनाता है और अभियान सफल रहा है। मई 2023 में हाइमार्स रॉकेट से S-400 कमांड पोस्ट नष्ट हुआ और सितंबर 2025 में यूक्रेनी विशेष बलों ने एक और S-400 सिस्टम पर हमला किया। लेकिन यहीं पर F-16 ने वाकई खेल बदल दिया है। रूसी कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले। 2025 में 2 हफ्तों की एक अवधि में यूक्रेनी वायु शक्ति ने 19 अलग अलग उच्च मूल्य वाले रूसी ठिकानों पर हमला किया। हम बात कर रहे हैं गोला बारूद डिपो, ड्रोन कंट्रोल हब, पुलों और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कमांड पोस्ट्स की। खेरसोन क्षेत्र में हमले में रिपोर्टेडली रूस की 81वीं आर्टिलरी रेजिमेंट के 30 अधिकारी एक साथ मारे गए। यह क्यों जरूरी है? रूसी सैन्य व्यवस्था सख्त और ऊपर से नियंत्रित है। नेटो बलों में निर्णय लेने की ताकत सार्जेंट्स और जूनियर नेताओं को मिलती है, जबकि रूसी इकाइयां पूरी तरह अधिकारियों पर निर्भर करती हैं। अगर कप्तान या मेजर खो जाए तो इकाई प्रभावी नहीं रहती। यहाँ F-16 की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन जरूरी है। यह रूसी वायु रक्षा और लड़ाकू विमानों को धमकाकर स्थानीय वायु श्रेष्ठता बनाता है। यही वह समय होता है जब यूक्रेनी स्ट्राइक विमान, चाहे वह F-16 छोटे व्यास वाले बमों के साथ हों या S-24 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ, लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं और रूस की सैन्य कमान संरचना पर ये जबरदस्त हमले कर सकते हैं। चलो ईमानदार रहें, यूक्रेन का F-16 अभियान प्रभावशाली है, लेकिन इसमें गंभीर चुनौतियां भी हैं। मई 2024 में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को रूसी वायु सेना से मुकाबले के लिए 130 F-16 विमान चाहिए। अक्टूबर 2025 तक रूस के पास 60 से कम ऑपरेशनल हैं।
यह उनकी असली जरूरत का आधा भी नहीं है, जिससे उनके लिए बड़े पैमाने पर आक्रामक हवाई अभियान चलाना काफी सीमित हो जाता है। फिर पायलट की समस्या है। F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग में अनुभवी पायलट को भी 6 से 9 महीने लगते हैं। अगस्त 2024 में जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यूक्रेन के पास सभी उपलब्ध विमानों को उड़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित पायलट नहीं हैं। तो भले ही और जेट आ जाएं, उन्हें उड़ाने के लिए पर्याप्त योग्य पायलट नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन को मिले सभी F-16 पुराने हैं। हम ब्लॉक 10-15 है या मिड लाइफ अपग्रेड वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, जो शुरुआती कोल्ड वॉर के मॉडल हैं और दशकों से उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता यूरी इंगोट ने मार्च 2024 में कहा था, F-16 मॉडिफिकेशन रूसी F-35 फाइटर्स से हवाई लड़ाई में नहीं लड़ सकते। इनके रडार की रेंज रूसी सिस्टम्स से कम है, इनकी एवियोनिक्स कम उन्नत हैं और पुराने जेट्स को ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। रूसी S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा खतरा रहते हैं। इन सिस्टम्स में ऐसी मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर यानी करीब 250 मील तक पहुंच सकती हैं। क्या आपको 12 अप्रैल 2025 को हुआ दूसरा F-116 नुकसान याद है? संभावना है कि उसे या तो S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या फिर R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने गिराया था। विवादित हवाई क्षेत्र में काम करना अब भी बहुत जोखिम भरा है, साथ ही राजनीतिक सीमाएं भी हैं। नवंबर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को ATACOM मिसाइलों और अन्य लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस की गहराई में हमला करने से मना किया था। F-16 उन्नत हथियार जैसे JSAM क्रूज मिसाइलें ले जा सकते हैं, जिनकी रेंज 230 मील से ज्यादा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यूक्रेन रूसी एयरफील्ड, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर पर हमला नहीं कर सका, जहां से यूक्रेनी शहरों पर हमला करने वाले विमान व हथियार तैनात हैं। अमेरिका ने नवंबर 2024 में ही रूस के अंदर एटेकॉम्स की मंजूरी दी थी, और वो भी खास तौर पर कुर्स्क क्षेत्र के लिए, जहां उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात थे। यहाँ बड़ी तस्वीर यह है कि चुनौतियों के बावजूद F-16 कार्यक्रम असाधारण काम कर रहा है। यह यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव ला रहा है। इन जेट्स को उड़ाने के लिए नाटो मानकों को अपनाना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स, रखरखाव, मिशन योजना, कमांड और कंट्रोल, यह यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य ढांचे से व्यावहारिक एकीकरण को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है जितना कोई साझेदारी कार्यक्रम नहीं कर सकता। यूक्रेन में इन जेट विमानों की मरम्मत की जरूरत पश्चिमी रक्षा उद्योगों से गहरे संबंध बना रही है। यह स्थानीय रखरखाव सुविधाओं और यूक्रेन के रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की ओर ले जा सकता है। यूक्रेन में हवाई युद्ध ने हमें आधुनिक युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। परंपरागत व्यापक हवाई वर्चस्व, जिसमें एक पक्ष पूरी तरह से आसमान पर कब्जा कर लेता है, शायद तब हासिल नहीं किया जा सकता जब दोनों पक्षों के पास मोबाइल, लचीले और परतदार हवाई रक्षा प्रणाली हो। F-16 का उद्देश्य पूरे आसमान पर कब्जा नहीं, बल्कि उसे चुनौती देना और अस्थायी स्थानीय हवाई नियंत्रण हासिल करना है, जिससे महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा या विशेष अभियानों में मदद मिल सके। यूक्रेन का F-16 अभियान हवाई युद्ध के नियम बदल रहा है, लेकिन यह कब तक शीर्ष पर रहेगा, समय बताएगा। धन्यवाद।